Good evening, everybody, and I welcome you all to the other Indies session number 2। हमारा टॉपिक है इंडेस 16। इंडेस 16 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था सैटरडे। मैंने आपको ये बताया था इस इंडेस में जस्ट अ मोमेंट एक सेकेंड। ओके, ओके, नाउ स्क्रीन इज विजिबल, आई गेस यस। सो इंड एस 16, दैट इज ओवरव्यू। मैंने आपको बताया था ओवरव्यू में इस इंडेक्स को मैंने आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, जो हमने सैटरडे को ही कवर कर लिया था, दैट व्हाट अबाउट पीपीई एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। देन मैंने आपको इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, एंड परचेज, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, डेफर्ड क्रेडिट, एक्सचेंज, इसके बारे में हम यहाँ पे पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 हमारा सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन से रिलेटेड था। पार्ट 4 में हम कुछ स्पेशल इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पीपीई में बताया था कि पीपीई की डेफिनेशन में क्या क्या होना चाहिए। पीपीई आर दोस टेंजिबल आइटम्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पीरियड एंड आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एप्लीकेबिलिटी क्या थी? अप्लाइज टू ऑल द पीपीई एक्सेप्ट if any other Ind AS specifies the accounting treatment like 105, 106 और 41 में बायोलॉजिकल असेट्स। लेकिन बायोलॉजिकल असेट्स जो बियरर प्लांट है वो इस Ind AS में कवर होंगे, लाइक लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको मैंगो ट्री का समझाया था, यस नो, ओके, इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड and has a remote likelihood chances of being sold as agriculture produce other than the scrap। ये मैंने आपको एग्जांपल भी नोट करवाया था, यस नो, गौरव, गौतम, ओके। नाउ उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल एसेट्स की एक समरी बनवा दी थी कि बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर प्लांट्स भी आएंगे, लिविंग लाइफ स्टॉक भी आएगा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर वो लाइफ स्टॉक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो वो इंडेस 41 में कवर होगा। प्लांट्स अगर बियरल प्लांट है तो इंडेस 16 में कवर होंगे, अदर देन बियरल प्लांट्स है तो इंडेस 41 में कवर। फिर मैंने आपको बताया था रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको बताया था कि भैया पीपीई को हम एसेट कब मानेंगे? जब पहली बात तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, दूसरा उसकी कॉस्ट मीजरेबल हो। फिर मैंने आपको कुछ आईसीआई की क्लैरिफिकेशन भी बताई कि भाई स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट या सर्विस इक्विपमेंट्स, ये सब पीपीई है या नहीं। तो आईसीआई ने इसमें दोगला आंसर दिया है कि भाई ये पीपीई तब मानेंगे जब ये रिकॉग्नाइज होंगे एज पीपीई, अदरवाइज इनको हम इन्वेंट्री मानेंगे। कोई इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है तो उनको एग्रीगेट करो, और उसको एग्रीगेट करने के बाद ही उनको हम पीपीई मानेंगे। इसके बाद कोई ऐसा आइटम है, आइटम आपने एक्वायर किया फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजन, तो उसको भी हम पीपीई तब मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा, बट इनडायरेक्टली अदर एसेट्स में उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा इस इंडेक्स में। तो इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए हमने देखा कि भाई इंडेक्स बोलता है इनिशियली इसको कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करना है। कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 पार्ट्स में हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला है कि सर इट शुड बी इट शुड बी रिकॉग्नाइज विद द परचेज प्राइस ऑफ द पीपी। परचेज प्राइस भी इंक्लूड होगी। परचेज प्राइस के साथ साथ सारे के सारे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। इन नॉन रिफंडेबल टैक्सेस में हम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस मतलब जीएसटी और कंपोजिशन स्कीम, मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया था। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है तो वो लेस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ द पीपीई से। बट अगर 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 वो कैश डिस्काउंट है इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट तो हम उसको लेस कर देंगे, अदरवाइज इसको हम चार्ज कर देंगे पी और एल में। यस नो, गौरव, गौतम, अंकुरी, यस और नो, ओके। नाउ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इसका सेकंड पार्ट क्या है? इनिशियली हम इसको कॉस्ट पे मेजर करेंगे, बट इसमें परचेज प्राइस के साथ साथ सारी की सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब होता है कि
कॉस्ट टू मेक द एसेट रेडी टू यूज। इसमें हम कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ आइटम ऑफ पीपी, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डिलीवरिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस अगर कोई लग गई है, और कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग द पीपीई। तो ये सारी की सारी कॉस्ट हम इंक्लूड कर लेंगे। बस कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में एक चीज याद रखना कि कहीं अगर वो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग से ज्यादा अमाउंट रिसीव हो गया है टेस्टिंग की वजह से, तो उसमें उस केस में हम क्या करेंगे? उसको हम पीओरएल में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज इनकम, हम उसको क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ द एसेट से रिड्यूस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि कॉस्ट कम हो जाए। ओके, नाउ एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। आज हमें स्टार्ट करना है एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डीएसआर, डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन चार्जेस। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? पहली बात तो ये समझना है कि व्हाट इज दिस डीएसआर, डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन चार्जेस। अब मान के चलना कि इसको बोलते क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। इट इज एन एस्टिमेट। सर एस्टिमेट क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपको ना गवर्नमेंट का टेंडर मिला है ना, ऑयल रिगिंग के लिए। ठीक है, तो ऑयल रिगिंग के लिए आप समुद्र में अपनी मशीन्स इंस्टॉल करोगे ऑयल रिग करने के लिए, निकालने के लिए, है ना। अब वो टेंडर्स है ना 10 साल के लिए मिलते हैं, 10 साल, 12 साल, 5 साल, 7 साल, एज द केस में भी, डिपेंड्स ऑन द केस। तो क्या हुआ कि उस दौरान आपने ऑयल रिगिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपने वहां पे मशीन इंस्टॉल करी, मशीन इंस्टॉल करी आपने, तो उस वजह से वहां पे ऑयल रिगिंग स्टार्ट हो पाई। लेकिन ऐसा क्या होता है ना कि जब आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, तो गवर्नमेंट आपसे बोलता है कि जैसे मान लीजिए इस इस समुद्र है ना, आपने यहाँ मशीन इंस्टॉल करी। ठीक है, अब ये मशीन जो इंस्टॉल करी है ना, इससे क्या हो रहा है? ऑयल रिग हो रहा है। समझना, आफ्टर 10 ईयर्स जब आप ये वापस से जमीन गवर्नमेंट को दोगे, कहना इसे ये मशीन वापस से निकाल लोगे? यस नो? यस। और इस साइट को रीस्टोर करके देना पड़ेगा आपको। यस और नो? सो कैन आई से इट इज नथिंग बट दी रिस्टोरेशन, साइट रिस्टोरेशन एक्सपेंस। अब चूंकि क्योंकि आपको यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 10 साल के बाद आपको इसको रिस्टोर करना है, कहने से आपको एक एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा ओवर दी 10 ईयर्स, जस्ट टू मेक श्योर कि ये ऑयल रिगिंग होती जा रही है, और 10 साल तक इसको रिस्टोरेशन का जो एक्सपेंस है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि आप ये खर्चा कब होने वाला है? 10 साल तक। कहने से आज से ही आप उसको बचाने लगोगे। यस और नो? यस नो? बस इसको अपन बोलते हैं डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन। मशीन को वापस से निकालने के लिए जो खर्चा लगेगा, उस खर्चे को हम आज ही बुक कर लेंगे, और उस खर्चे को जब हम आज ही बुक कर लेंगे, कैन आई सी इट इज नथिंग बट द डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन चार्ज। यस नो? अब पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? इज द कॉस्ट इनकर्ड, जो कॉस्ट इनकर हो रही है, ये जो डीएसआर की कॉस्ट इनकर हो रही है, इंडिया 16 बोलता है इफ कॉस्ट इज रिलेटेड टू पीपी, ब्रैकेट में लिखना फॉर, गुड इवनिंग मंजय, फॉर एक्विजिशन और यूजिंग पीपी। मतलब डीएसआर की कॉस्ट रिलेटेड टू पीपी है। रिलेटेड टू पीपी का मतलब या तो उसकी एक्विजिशन में काम आई, या फिर उसको यूज करने में काम आ रही है।
आपके दो आंसर आ सकते हैं यहाँ पे। वो रिलेटेड टू पीपी ही है? आंसर इज यस, आंसर इज नो। इफ इट इज रिलेटेड टू पीपीई, इफ इट इज रिलेटेड टू पीपी, आवाज आ रही है कि नहीं गौरव? आ रही है? तो फिर हम इसको क्या करेंगे? इंडेस बोलता है भाई कैपिटलाइज कर दो उसको। टू कॉस्ट ऑफ पीपीई। अगर नहीं, बोलते हैं भाई ये कॉस्ट जो इनकर हो रही है ये पीपीई के लिए नहीं है, पीपीई से रिलेटेड नहीं है, तो इंडेस बोलता है कैपिटलाइज इट, कैपिटलाइज इट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। यस और नो? ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको तीसरा पार्ट भी समझाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो डीएसआर की कॉस्ट है, कैन आई से इट इज ए लाइबिलिटी या प्रोविजन? इसका प्रोविजन हम बना रहे हैं क्योंकि क्या ये कॉस्ट आज लगने वाली है 10 साल बाद? सर 10 साल बाद, इसीलिए हम प्रेजेंट वैल्यू पे लगा रहे हैं इसको। तो एक और तीसरा पॉइंट आएगा। सर ये प्रोविजन बनेगा क्यों? क्योंकि आज से 10 साल बाद कॉस्ट लगेगी, जैसे मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे लिखने का ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड measure it as provision as per Ind AS 37। इसको एज प्रोविजन दिखाना है एज पर Ind AS 37, इसकी प्रोविजन बनानी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री विल बी पीपी डेबिट टू प्रोविजन। ये पीपी का, पीपी किससे गवर्न हो रहा है? Ind AS 16 से। प्रोविजन किससे? Ind AS 37 से। बोलो यस नो? आया समझ में? फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो कि कल अपन ने सैटरडे को ये चार्ट कंप्लीट किया था। हमने इसको एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डीएसआर लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा है देख लो इसको। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से। चलिए आई होप लिख लिया आपने। ओके डन। नाउ एक नोट और। सो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इनिशियल रिकॉग्निशन में पार्ट ए, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे हम सबसे पहले पीपी को रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में। तो देयर हैज टू बी सम परचेज प्राइस प्लस ऑल द कॉस्ट रेडी मेकिंग द एसेट टू रेडी टू यूज एंड एनी एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डीएसआर इफ इट रिलेट्स टू पीपीई। यस नो? नाउ एक नोट और लिखना। नोट लिखा था, एक नोट। नोट देखो, फॉलोइंग आर
following are not cost, following are not cost, following are not directly attributable cost. तो कौन कौन आएगा? कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं बोलेंगे। ऑल दो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं? जो असेट को रेडी टू यूज करने में काम आती है। जैसे कि अब इनमें से हम यहाँ पे कौन सा लिख रहे हैं जो रेडी टू यूज कॉस्ट नहीं मानेंगे? नंबर वन, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और with a new class of customer, with a new class of customer। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, इट इज नॉट अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। यस और नो? आंसर इज यस। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे बोलूं, सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट incurred in introducing new product or service। तीसरा, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग a new facility। And the last one, administrative and other general overhead cost। तो बेसिकली ये चार एग्जांपल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं बोलेंगे। गौरव बोल रहा है कि सर क्यों? चलो अपन एक्सप्लेन करता हूं ना। बिल्कुल सर, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, न्यू लोकेशन मतलब नई जगह पे आपने बिजनेस स्टार्ट करना चालू किया, तो क्या मैं इसको कॉस्ट मान लूं, पीपीई में इनकर कर दूं? नहीं कर सकता। और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, नो, नेवर। सर कॉस्ट कोई ऐसी हुई जिसकी वजह से हम न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लेके आ रहे हैं, तो इससे पीपीई का क्या लेना देना? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। नई फैसिलिटी आपने चालू करी तो क्या पीपीई में इनकर करोगे इस कॉस्ट को? नो। और एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल ओवरहेड कॉस्ट, इससे पीपीई का क्या लेना देना? तो कैन आई से दीज आर नॉट द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? यस, नो, मन जाए? आया कि नहीं? पक्का? ओके, नाउ नाउ ये तो अब समझ में आ गया। अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन समझ में आ गया पूरा दोस्तों? ओके, नाउ कम्स द पार्ट नंबर 2, इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद पार्ट नंबर बी, मेजरमेंट।
पीपीई को मीजर कैसे करेंगे, वो डिपेंड करतेगा करेगा पीपीई कैसे परचेज करी गई है। मीजरमेंट, तो मीजरमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पीपीई किस फॉर्म में आई है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट 6। सर क्या पीपीई को हमने कैश में परचेज किया है? सर क्या हमने उसे क्रेडिट पे परचेज किया है? सर क्या हमने एक्सचेंज ऑफ असेट में लिया है? क्या हमने उसे सेल्फ जनरेटेड किया है? क्या फिर हमने लीज पर लिया है? पीपीई कैसे बुक्स में आ सकती है, कैसे हम पीपीई को रिकॉग्नाइज करेंगे? पीपीई को मीजर कब करेंगे? जब या तो हमने उसे कैश में लिया, या हमने क्रेडिट पर लिया, या हमने एक्सचेंज पे लिया। सेल्फ क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में हमें मिला है। यस, नो, आंसर इज यस। सर अगर वो लीज पर लिया है ना, तो इसका डिस्कशन हम करेंगे कहाँ पे? इसके लिए हम रेफर करेंगे, अगर पीपी हमारी बुक्स में मीजर हुई है, रिकॉग्नाइज हुई है, तो हम लीज के बेसिस पे तो रेफर करेंगे हम इंड एस 116। ठीक है। सर अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट के बेसिस पे हमारी बुक्स में आई है, फिर हम उसके लिए रेफर करेंगे इंड एस 20। यस और नो? नाउ if ठीक है, यहां तक क्लियर है सब? सर पहले मैंने आपको बताया रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। फिर मीजरमेंट करेंगे तो डिपेंड करेगा वो किस तरीके से मीजर करना है, किस तरीके से हमने उसको परचेज किया, कैसे लाए हम अपनी बुक्स में। ये बन गया। नाउ कम्स नाउ कम्स द अदर पॉइंट, एंड दैट इज, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कैश को लिखेंगे अपन पॉइंट नंबर 1, सेल्फ जनरेटेड पॉइंट नंबर 3, एक्सचेंज पॉइंट नंबर 4, और क्रेडिट पॉइंट नंबर 2। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1, कैश की, अगर पीपीई कैश में आया, तो पीपीई को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में? सिंपल है, कैश में परचेज किया मतलब परचेज प्राइस। इसको लिख क्यों रहे हैं अपन? अपन टेक्स्ट बुक मैंने आपको भेजी थी, टेक्स्ट बुक से ही उठा लेते हैं। ये रहा।
अभी हमने सीखा जो वही कि सर परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एड एक्सपेंसेस मेकिंग इट फॉर रेडी टू यूज, एंड ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीएसआर। तो हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ पीपी एज पर इंड एस, कॉस्ट ऑफ पीपीई आ जाएगी। तो ये कहाँ दिया है? ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 7। यस नो? आंसर इज यस। सर अगर क्रेडिट पे परचेज किया तो पूरे इरेज करते हैं तो लेके आते हैं। सर अगर मैंने कैश में परचेज किया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नाउ व्हाट इफ असेट इज रिक्वायर्ड फॉर डेफर्ड क्रेडिट कंसिडरेशन, देन इंटरेस्ट एलिमेंट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी, टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपीई। और ये सेल्फ जनरेटेड वाला पॉइंट भी मैं उठा लेता हूं ताकि एक साथ अपनी कई सारी चीजें समाप्त हो जाए। गवर्नमेंट ग्रांट रेफर इंडेस 20, इनिशियल रिकॉग्निशन इंडेस 116, और मैं पूरा डिस्कशन लीज से रिलेटेड पीपीई का कहाँ करूंगा? इंडेस 116 पर करूंगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इंडेस 16 के हिसाब से होता है, बट अपन इसको पूरा अदर इंडेस में ही रेफर करेंगे, है ना? ये क्वेश्चंस वगैरह अपन सब करेंगे, बट पॉइंट इज अभी पहले अपन समझते हैं कि अगर कोई एसेट पीपी कैश में आई, सेल्फ जनरेटेड आई, या क्रेडिट पर आई, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कैश वाला। कैश वाला मैंने वैसे ऑलरेडी बता दिया, ये कुछ और नहीं, यही है परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस प्लस डीएसी प्लस डीएसआर। समझे? कैश वाला पॉइंट तक कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं क्रेडिट वाले पॉइंट पर। अब आते हैं क्रेडिट वाले पॉइंट पर। क्रेडिट वाले पॉइंट पे क्या बोलता है इंडियस? बोले इफ असेट इज रिक्वायर्ड फॉर डेफर्ड क्रेडिट कंसीडरेशन, डेफर्ड क्रेडिट कंसीडरेशन, डेफर्ड क्रेडिट कंसीडरेशन पर अगर एसेट परचेज करते हैं, देन इंटरेस्ट एलिमेंट जो है इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी। ठीक है? इस इंटरेस्ट को हम कॉस्ट ऑफ पीपी से एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। यस नो? इंडेस क्या बोल रहा है? यार एसेट को अपन अपने डेफर्ड क्रेडिट पे, डेफर्ड क्रेडिट मतलब डेफर्ड क्रेडिट से क्या समझते हो? सर डेफर्ड क्रेडिट से हम ये समझते हैं कि सर हमने कोई एसेट परचेज किया क्रेडिट पर, उधार पर, ठीक है? अब कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ पीपी इज द, जब हमने उसको क्रेडिट पे परचेज किया, जिस दिन परचेज किया उस डे पर उसकी कॉस्ट कितनी है हम उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे, और जिस दिन हमने सेटल किया, कैन आई से, जो कॉस्ट थी वो हमारी कैश प्राइस थी, प्लस इसमें इंटरेस्ट, हम बाद में इसका डेफर्ड पेमेंट भी करेंगे, तो कॉस्ट तो हमारी डे वन पे ही रिकॉग्नाइज हो जाएगी, प्लस जितना लेट हम करेंगे उतना हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि इसको हम मानेंगे कॉस्ट ऑफ पीपीई, और इसको हम इंटरेस्ट मानेंगे, नॉर्मल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। यस और नो? बोलो, आगे बढ़ू? गौरव, गौतम, अंकुरी, मंजय,
वेरी गुड। नाउ सेल्फ जनरेटेड के लिए क्या बोला है? कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्लस रीजनेबल कॉस्ट दैट आर एडेड, रीजनेबल कॉस्ट आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई टिल द एसेट इज रेडी टू यूज। एसेट के रेडी टू यूज होने तक की सारी कॉस्ट को हम क्या का मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ द पीपीई, कॉस्ट ऑफ द पीपीई। दूसरा, सेम प्रिंसिपल ऑफ इनिशियल कॉस्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर। एज डिस्कस्ड अर्लियर मतलब ये वाले, ये सारे के सारे एप्लीकेबल होंगे जो हमने कैश के केस में भी देखे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या बोलते हैं देखो। कैपिटल एडवांसेस गिवन टू रॉ मटेरियल सप्लायर और लेबर कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एडेड टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज शोन एज नॉन करेंट एसेट एडवांसेस। बेसिकली अगर आपने कोई चीज एडवांस के फॉर्म में पे कर दिया है फॉर रॉ मटेरियल या सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ द पीपीई में नहीं लाएंगे, उसको हम बैलेंस शीट में कहा दिखाएंगे? नॉन करेंट एसेट्स के अंदर, एडवांसेस में। अच्छा, यहां चूंकि हम एसेट खुद से सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आपने कोई लोन लिया है और उस लोन के बदले में आप बोरोइंग कॉस्ट जो आ रही है आपकी, उसको आप इंड एस 23 की तरह से इंक्लूड कर लोगे। मतलब जो भी बोरोइंग कॉस्ट, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी एज पर इंड एस 23, उसको आप कॉस्ट ऑफ द पीपीई में इंक्लूड करोगे। डेप्रिसिएशन ऑन ओन इक्विपमेंट्स, depreciation on own equipments used in the construction will be included in proportionate basis। प्रोपोर्शनल बेसिस मतलब जैसे ही एसेट रेडी टू यूज होगा उतने ही टाइम पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा। अनयूज्ड रॉ मटेरियल एट साइट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीपीई, याद रखना। एक और चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस, इनकम एक्सपेंस दैट डू नॉट रिलेट टू द कंस्ट्रक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाला जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इज दैट क्लियर? यस नो? तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इनिशियल रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट में हैशटैग नंबर 2 में, ये हमें यहाँ पे परचेज वाला पढ़ना है, दैट इज कैश सेल्फ कंस्ट्रक्टेड डेफर्ड क्रेडिट। एक हमारा बचता है एक्सचेंज, एक्सचेंज वाला भी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको 3 तो पढ़ा दिए, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, क्रेडिट और कैश। कैश नथिंग बट मतलब परचेज प्राइस, आपने डायरेक्टली परचेज किया। बोलो इसमें सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में कोई डाउट? पहला क्या बोलता है? बोले जितनी भी कॉस्ट लग जा रही है एसेट को रेडी टू यूज करने में, वो सारी की सारी इंडिया 16 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एसेट ऑफ पीपीई। सेम प्रिंसिपल एज इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेट वाली जो चीजें हैं वो सारे के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। कोई अगर आपने एडवांस दिया है उसको हम कॉस्ट ऑफ पीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई ऐसी इंटरेस्ट कॉस्ट है जो एज पर इंडेक्स 23 है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लगाएंगे जब से वो रेडी टू यूज हुआ है एसेट। और कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेट नहीं करती, उसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। कोई अनयूज रॉ मटेरियल है उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बोले यहां तक आया बच्चों? पक्का? तो हम आगे बढ़े। अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं ताकि हमें भी कुछ कॉन्फिडेंस है, हमने इतनी देर से इतनी सारी चीजें पढ़ ली है ना। फटाफट से एक बार आप रीड कर लो जो चीजें मैंने लिखाई हैं। लिखाई क्या मतलब कराई हैं अभी। आई एम गिविंग यू गाइस 1 मिनट, 2 मिनट्स। चलो पढ़ लिया। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के लिए अपन टेक्स्ट बुक भी देखते जाते हैं और साथ ही साथ सारी की सारी चीजें भी देखते चलते हैं। हम्म, अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है ये आपके टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 है। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है?
ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has further incurred these costs. कौन कौन सी cost? Cost of the plant, cost per suppliers invoice plus taxes 25 लाख. Initial delivery and handling cost 2 lakh. Cost of site preparation 6 lakhs. Agent commission on the acquisition of the plant 7 lakhs. Interest charge pays to supplier of the plant for deferred credit 2 लाख. मुझे एक बात बताओ, ये इतनी सारे ट्रांजेक्शन दिए, वो बोल क्या रहा है? प्लीज एडवाइस एबीसी लिमिटेड ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 16. मतलब पीपीई की कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होंगी, तो सबसे पहले अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. भाई कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट पर सप्लायर्स इनवॉइस प्लस टैक्सेस 25 लाख, ये तो पूरा पूरा इंक्लूड होगा. इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस या कॉस्ट ये 2 लाख, ये भी आपकी लगेगी. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ये भी आपका इंक्लूड होगा, हमने ऊपर पढ़ा था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में. यस और नो? यस. उसके बाद एजेंट कमीशन ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट, मतलब बेसिकली एजेंट कौन होगा? कंसल्टेंट. कंसल्टेंट फीस बेसिकली 7 lakhs भी आपका इंक्लूड हो जाएगा. इसके अलावा इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू द सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, कहना ही से ये एक्सक्लूड हो जाएगा. हमने अभी पढ़ा, हमने अभी पढ़ा interest amount for deferred credit consideration is to be excluded from the cost of PP. सर कोई एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट है टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 years, मतलब ये डीएसआर है, ये तो इंक्लूड होगी. हाँ है ना? ओके. ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा. तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ये 0.5 और 7 को छोड़ दें तो सारी की सारी कॉस्ट जुड़ेगी. यस नो? आप आंसर कैसे करोगे? फटाफट से इसका आंसर लिख लेते हैं. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू इंड AS 16, PPE cost to be capitalized. Number one, cost of plant rupees 25 lakhs. Initial delivery and handling cost rupees 2 lakhs 3. Cost of site preparation कितने की है? 6 lakhs. Rupees 6 lakhs. Fourth, agent commission 7 lakhs. Now last, provision of DSR rupees 3 lakhs. टोटल कितना हो जाएगा? जरा टोटल करना है इसका. 25 2 27 और 6 33 7 40 43 lakhs हो जाएगा आई गेस. रुपीज 43 lakhs. यस नो? खत्म क्वेश्चन. मॉड्यूल का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म. आगे आते हैं.
इसके मॉड्यूल पे चलते हैं। मॉड्यूल में कुछ और क्वेश्चंस होंगे। ये रहा मॉड्यूल। मॉड्यूल में आते हैं अपन, और मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। 1 अप्रैल को 2011 को XYZ एक्वायर्ड अ मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन 80 लैक्स। ये इंक्लूड होगा कि नहीं? इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख है। डिलीवरी फीस इंक्लूड होगी। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी आएगी। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, टेस्टिंग 4 लाख आएगी। परचेज ऑफ 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, ये नहीं आएगा। In addition to the above information, XYZ Limited was granted a trade discount of 10% on the initial list price of the asset। मतलब 80 lakhs पे 10% उसने डिस्काउंट, उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला। कैन आई सी ट्रेड डिस्काउंट 80 lakhs पे आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, लेस हो जाएगा? यस, नो? अच्छा। एंड a settlement discount of 5% if the payment for the machine was received within 1 month of the purchase। कब परचेज कर रहे हैं? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर वो परचेज कर रहे हैं, कैन आई से, कैन आई से 1 मंथ के अंदर, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में अगर वो परचेज कर सेटल करते हैं तो 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। यस, नो? ओके। XYZ लिमिटेड पेड फॉर द प्लांट ऑन 20 अप्रैल, मतलब विद इन 20 days। मतलब कैन आई सी 5% डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बट क्या ये 5% का जो बेनिफिट है, ये कॉस्ट ऑफ द पीपीई में आएगा या पीओरएल में जाएगा? जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ द पीपीई में आएगा या पीओरएल में? पीओरएल में जाएगा। वेरी गुड। गौरव, गौतम, संजय, तीनों का आंसर एक साथ है। बहुत बढ़िया। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। फटाफट से इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन एज पर इंडेस 16, पीपीई विल बी कैपिटलाइज्ड ऑन 1 अप्रैल 2011। कहाँ लिखा है इसमें बेटा? कहाँ लिखा है ऐसा? क्वेश्चन में है या अलग से तुम्हें डाउट है? वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी। अभी अपन इस क्वेश्चन को खत्म करें। लिस्ट प्राइस रुपीस कितना है? 80 lakhs लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 8 lakhs लेस हो जाएंगे, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगी। अच्छा, एक मिनट, इसका ये टोटल कितना आएगा पहले ये तो बताओ। 72 lakhs आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी में 5 लाख ऐड कर दिए।
प्लस डिलीवरी फीस 1 लाख प्लस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन चार्ज 10 लाख, ये भी ऐड होगा। ठीक है, कितना है ये? 10 लैक्स प्लस प्रोडक्शन टेस्टिंग 4 लाख, ये भी इंक्लूड होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 92 लैक्स। यस नो? ये हमारी कॉस्ट ऑफ द असेट है। ऑल्सो इन एडिशन सेटलमेंट डिस्काउंट will be received equals to rupees 72 lakhs into 5%। कितना आएगा? कितना आएगा जरा बताओ? 3,60,000 will be recognized as other income। बोलो हाँ या ना? आया कि नहीं? ये हो गई कॉस्ट ऑफ द असेट। डन विद इट? यस नो? इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ योर ICI मॉड्यूल। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है। एक्स लिमिटेड ने स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन ऑन बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 अप्रैल 2010। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये पीपी को। यस नो? सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सिंस ये सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो अपने को ये ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन का केस है। यस नो? परचेज प्राइस ऑफ लैंड आएगा, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी ये भी आएगी, आर्किटेक्ट फी ये भी आएगी, साइट प्रिपरेशन 50,000 ये भी आएगा, मटेरियल ये भी आएगा 10 लैक्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये भी आएगी, जनरल ओवरहेड्स ये नहीं आएंगे, इट विल बी एक्सक्लूडेड। यस और नो? जब ये एक्सक्लूड हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे इसको फटाफट से। इसके बाद अपन देखते हैं और अदर इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख had been spoiled and therefore wasted and a further of 1,50,000
was spent on account of faulty design work. मतलब एबनॉर्मल लॉस है ये। हेलो, जो मटेरियल था 10 लाख का था, हमारा मटेरियल कितने का था, जिसमें से 1 लाख स्पॉइल हो गया था। तो मुझे बताओ, एबनॉर्मल वाला हम कॉस्ट ऑफ द पीपी में ऐड करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सर इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1.5 लाख भी इंक्लूड होगा? क्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये तो फॉल्टी डिजाइन वर्क के लिए यूज हो गया। हमने अभी जस्ट पढ़ा है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के लिए opportunity cost, abnormal cost, input expense that do not relate to the construction are not included in the cost of PPE. Yes, no. Now, as a result of these problems, work on the building was stopped for 2 weeks during November 2010, and it is estimated that 22,000 of the labor cost relate to that period. मतलब जो आप 4 लाख की लेबर कॉस्ट दे रहे हो, इसमें से 22,000 तो इस पीरियड की है जिसमें काम ही नहीं हुआ। तो कहना इसी ये 22,000 की भी लेस हो जाएगी? यस और नो? यस। Now, the building was completed on 1st January and bought in use in 1st April. X Limited had taken a loan of 40 lakhs on 1st April for the construction of the building. The loan carried an interest rate of 8% per annum and is repayable on 1st April 2002. Assume that the entity did not consider the construction period as substantial period of the time as per Ind AS 23. Calculate cost of the building that will be included in tangible non-current asset as an addition. मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो लास्ट वाला पॉइंट बोला है, assume that the entity did not consider the construction period as substantial period for Ind AS 23. अगर ये जो इंटरेस्ट लग रहा है 40 लाख पे, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए लग रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन पीरियड की वजह से जो इंटरेस्ट लग रहा है वो एज पर इंड AS 23 नहीं माना जा रहा है, तो क्या हम इसको कॉस्ट ऑफ द पीपी में ऐड करेंगे? जल्दी बताओ। नहीं करेंगे। तो कहना है यहाँ पे इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा? सर एक्सक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में हम सिर्फ बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड AS 23 ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो गया कि इसे एज पर इंड AS 23 सब्सटेंशियल ही नहीं माना गया। सिंस ये सब्सटेंशियल नहीं माना गया, तो इसको हम बोरिंग कॉस्ट भी नहीं मानेंगे। यस नो? तो कहना इसे हम अपना आंसर निकाल देते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। एज पर इंड AS 16 PPE will be capitalized at फीस। सबसे पहले आ जाएगी परचेज प्राइस प्लस स्टैम्प फी। कितने की थी? स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी है, सॉरी, 2 लाख, और आर्किटेक्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी। आर्किटेक्ट फी भी लग जाएगी। 2 लाख। साइट प्रिपरेशन 50,000। प्लस मटेरियल। मटेरियल 10 लाख का है, लेकिन मुझे बताओ क्या पूरा लेंगे अपन या इसमें लेस करेंगे कुछ? तो 10 लाख में से एक तो 1 लाख ये वाला लेस करेंगे और 1.5 लाख ये वाला लेस करेंगे। तो 10 lakhs लेस 1 लाख लेस 1.5 lakhs, ये आ गया आपका 7,50,000 प्लस लेबर कॉस्ट।
ये थी ये 4 लाख, इसमें से 22,000 आप लेस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4 लाख में से 22,000 लेस करो, 378। ओके, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ द पीपी टोटल कीजिए। 4578,000। एक बार चेक कर लेना भाई, मेरे को गौतम ने बताया है आंसर। मंजय, गौरव, इसमें 2 नोट लिखना रहेंगे आपको। नोट नंबर 1, जनरल ओवरहेड्स won't be capitalized as per Ind AS 16. Note number 2, interest other than borrowing cost as per Ind AS 23 won't be capitalized. आया कि नहीं? बोलो, कर पाओगे क्वेश्चंस? बोलो, कर पाओगे? यस, नो? बहुत बढ़िया। नोट्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टेक्स्ट बुक। ये आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इसको भी अपन खत्म कर देते हैं, फिर कल से अपन एक्सचेंज को चालू करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 एन आइटम ऑफ पीपी इज ऑफर्ड फॉर सेल एट 10 मिलियन। 10 मिलियन पे उसको हम सेल कर रहे हो, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप लास्ट डे देख के नहीं गए ना, शायद और एग्जाम में आ गया ही तो बनेगा नहीं। ठीक है,
10 million with payment terms being 3 equal installment of 33 lakhs 33,333 over 2 periods. Payments are made on 1st April 2001, 31st March 2002, and 31st March 2003. The property developer is offering a discount of 5%, that is 0.5 million, if the payment is made in full at the time of completion of sale. Implicit rate of interest is 5.36 per annum. Show how the property will be recorded in accordance with Ind AS 16. मुझे बताइए डेफर्ड कंसिडरेशन का क्वेश्चन है कि नहीं? यस नो, यस और नो? इसका पूरा रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा एज पर इंड AS 16. पहले तो ये केस समझ में आया कौन सा है डेफर्ड कंसिडरेशन का. क्या हो रहा है यहाँ पे? सर एक पीपीई है जो कि 10 मिलियन में आप सेल कर रहे हो और 3 इंस्टॉलमेंट में. सामने वाला पे कब कब कर रहा है? फर्स्ट डे पे कुछ कर रहा है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर एंड पर, देन फर्स्ट सेकंड ईयर एंड पर. 3 लॉट्स में 3 ट्रंचेस पे इसका पेमेंट हो रहा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है. और अगर वो एक कंप्लीशन ऑफ सेल के फुल टाइम कंप्लीशन ऑफ सेल के टाइम पे जैसे ही वो पेमेंट मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल होता है तो 5% उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. ये बात समझ में आती है कि नहीं? मुझे बताओ आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो पहले तो एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड. वर्किंग नोट मतलब सर वर्किंग नोट 1, रीपेमेंट शेड्यूल. रीपेमेंट शेड्यूल. रीपेमेंट शेड्यूल में हम लिखेंगे, रीपेमेंट शेड्यूल में हम क्या बनाएंगे? लोन अमोर्टाइजेशन टेबल. लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे. इसको हम बोल सकते हैं लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, LAT. ईयर, ईयर. एक सेकेंड रुको रुको रुको. पहले मैं आपको रीपेमेंट शेड्यूल बता देता हूं कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए. डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट्स पेड, डिस्काउंटिंग फैक्टर और उसकी प्रेजेंट वैल्यू. मुझे एक बात बताओ, जब आप रिपेमेंट करोगे तो किस दिन पे क्या क्या रिपेमेंट कर रहे हो? सर पहले मैं रिपेमेंट कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2001 को, फिर 31 मार्च 2002 को, फिर 31 मार्च 2003 में. यस नो? यस सर, बिल्कुल करेक्ट है. सर आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 5 मिलियन का इफ द पेमेंट इज मेड इन फुल एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल. सेल कितने में हो रही है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है. तो मुझे बताओ आपकी टोटल सेल कितने की होने वाली है? टोटल सेल कितने की होगी? सर ये 10 मिलियन की सेल होने वाली है. अगर आप टाइमली पेमेंट कर दोगे तो 5% का मतलब 0.5 मिलियन का डिस्काउंट मिलेगा. बट एक्चुअल में पेमेंट तो आपके पास आ रहा है ट्रंचेस में. तो डे 1 पे आपको कितना मिलने वाला है? 333333, 3333. एक 3 कम पड़ गया और ये 4. इसका टोटल करोगे तो ये 10 मिलियन मतलब 10 करोड़. यस नो? यस और नो?
अमाउंट आपको हर साल कितना पे करना है, डे 1 पे इतना पे करना है, डे 2 पे इतना पे करना है, डे 3 पे इतना पे करना है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। डिस्काउंटिंग फैक्टर मुझे बताओ, डे 1 पे जो आप पेमेंट कर रहे हो तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितने परसेंट से, एट 5.36 पर एनम। मुझे बताओ डे 1 पे तो ₹1 ही रहेगा, डे 2 पे जरा डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालो, 0.949, 0.901 इंटू कर दो, ये तो सेम आ जाएगा। ये कितना आएगा जल्दी बताओ। 3163333। और ये लास्ट वाला 3000334। टोटल कितना आया? कितना ही आया? 95 lakhs। यस नो? तो कैन आई से जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं टोटल, ये तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 करोड़। और ये जो हम टोटल कर रहे हैं, ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, ये क्या हो जाएगी हमारी, 95 lakhs इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रीपेमेंट। रीपेमेंट शेड्यूल हमें बनाने से ये पता चला हर साल 5.36 के हिसाब से डिस्काउंटिंग होगी। डे 1 पे जो हम पे कर रहे हैं वो एक्चुअल में भी उतना ही होगा, डे 2 पे जो हम पे कर रहे हैं उसका ₹1 के बराबर 0.949 पैसे आ जाएंगे, और बाद में लास्ट ईयर में 0.901। टोटल हम 95 lakhs ही इन ऑल इनिशियली पे कर रहे हैं। इनिशियल कॉस्ट कितने की आएगी, 95 lakhs। तो मुझे बताओ इनिशियल कॉस्ट कितने की होगी, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है यही हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल। यस नो? इसी को हम बोलेंगे बेटा कैश प्राइस। मंजे, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था मेरे से कि सर कैश प्राइस किसको बोलेंगे, कैश प्राइस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। यस नो? यस सर, नो सर? ये रिपेमेंट शेड्यूल समझ में आया? क्वेश्चन ने अपने को क्लियरली बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम पे कर रहे हैं, 2 साल के पीरियड तक 10 मिलियन तक का अमाउंट पे कर रहे हैं, विद द पेमेंट ऑफ टर्म्स ये थे, और इतना डिस्काउंटिंग फैक्टर था, हमने कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं अपन, हम इंटरेस्ट अमाउंट भी पता चल जाएगा हमें हर साल का। ये हम बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2, टेबल। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल जब हम बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले ईयर, उसके बाद ओपनिंग, फिर इंटरेस्ट, फिर रीपेमेंट, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। ईयर, फर्स्ट डेट पर ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, अभी हमने निकाला 95 lakhs। इंटरेस्ट मुझे बताओ कितना आएगा, डे 1 पे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा, रीपेमेंट कितना हो जाएगा पहले साल में, ये रीपेमेंट वाला अमाउंट ये रहा। जरा मुझे बताओ, ओपनिंग इतना है, रीपेमेंट इतना हुआ, तो मुझे बताओ क्लोजिंग कितना बचा होगा, लेस करो बेटा। पहला रीपेमेंट कब होगा, डे 1 पे ही हो रहा है, और पहली इंस्टॉलमेंट भी इसी पे आ रही है, इंटरेस्ट कुछ आएगा ही नहीं। बाकियों का हर साल ईयर एंड पर हो रहा है, तो पूरे साल का पहले इंटरेस्ट लगेगा फिर रीपेमेंट होगा। यस और नो? ये देखो ना डेट्स, 1 अप्रैल, 31 मार्च, 31 मार्च। गॉट इट? जरा इसका डिफरेंस निकाल के बताना कितना आया, इसमें से इसको लेस कर दो, 6166666, सॉरी 7 है।
लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और नेक्स्ट रीपेमेंट कब होगा? इंटरेस्ट निकाल लो। एट हाउ मच? 5.36। हाउ मच इट इज? 330533। चेक करते चलना, मेरे को ऑनलाइन में ही बच्चे बता रहे हैं। ओके, करेक्ट है। रीपेमेंट कितना है सर? सेम है। लो, रीपेमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ कितना आया क्लोजिंग बैलेंस? अगेन क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? तो 316 3867। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का अगेन ओपनिंग हो जाएगा। एक सेकेंड। 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है। इस साल का रीपेमेंट कितना है? ये जीरो बचेगा और इंटरेस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेसिकली। निकाल लो, कितना आया बताओ जल्दी। 163 169 467। एक बार कंफर्म करना। 169 467। डन। तो ये हमारा रीपेमेंट, लास्ट में कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा रीपे करने के लिए। नाउ उसने बोला है शो हाउ द प्रॉपर्टी विल बी रिकॉर्डेड। तो हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ, कौन सी लिमिटेड है? कोई भी लिमिटेड नहीं है। हम तो जनरल एंट्री पास करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए पीपी। 1 अप्रैल को एंट्री पास करेंगे। 1 अप्रैल 2001। पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफर्ड कंसीडरेशन, या हम पेबल अकाउंट लिख सकते हैं। ये कितना है? 95 लैक्स। और टू बैंक कितना है? 3333333। कितना आ जाएगा ये? 616। ये क्लोजिंग वाला आ जाएगा 6667। देन ये कुछ और नहीं। 31 मार्च 2012 इंटरेस्ट रिपे हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डेफर्ड कंसीडरेशन डेबिट टू बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर था वैसे। बैंक से कितना पे हो रहा है? रीपेमेंट कितना हो रहा है? 333 ये सही लिखा है ना? 333। ये कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना आया था? 330533। वर्किंग नोट नंबर 2। पेबल कितना आया सर? ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। कितना? 3002800। लास्ट 31 मार्च 2003 सेम एंट्री। क्या आएगा? 169 467 33333334 बैलेंसिंग फिगर।
ये वर्किंग नोट नंबर 2, 3163867। यस नो? यस सर, नो सर? हो गई एंट्री समाप्त। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त। इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसके साथ मैंने आपको हैशटैग नंबर 2 में, हैशटैग नंबर 2 में डेफर्ड क्रेडिट तक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। कल हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सचेंज में, और फिर हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मेजरमेंट भी कवर कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में तो बेसिकली कल या मैक्सिमम थोड़ा सा टाइम परसों हमारा इंडेक्स 16 खत्म हो जाएगा। आई होप यहां तक जितना भी किया है अपन ने वो पूरा समझ में आया दोस्तों। यस नो? डन? अंजय, चलिए तो इसका इतना पढ़ के आएगा, कल सेम टाइम मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।